हेलो दोस्तों, इंडियन जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम दिसंबर 2022 में कंडक्ट करवाया गया था, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। जो लोग लैब असिस्टेंट और पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाला एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसी के पैटर्न में जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन डाले जाएंगे। तो इसमें आपको ये समझ में आएगा कि कैसा प्रश्न पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसी सेम सिमिलर टाइप के प्रश्न आने के चांसेस रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। और जिन्हें इसकी पीडीएफ की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और लैब असिस्टेंट और पीजीटी का जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें मैं मॉडल सेट करवा रहा हूं। जो लोग उस वीडियोस को नहीं देख रहे हैं वो देखें, क्योंकि वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए जानते हैं प्रश्नों को। फर्स्ट प्रश्न ये है कि बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये काफ़ी अच्छा सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था कि विंडोज़ एक्सपी में एक्सपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपीरियंस होता है। एक्सपी का मतलब जो विंडोज़ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, इसमें एक्सपी का फुल फॉर्म होता है एक्सपीरियंस। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि 2022 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ये, इसका आयोजन जो है ये लंदन में किया गया था। 2022 का जो ओलंपिक खेल हो रहा था। और उस टाइम का शुभंकर जो था ये थे दो लोग, वैन लॉक और मैंडविले। ये दोनों 2012 का जो ओलंपिक खेल हो रहा था उसमें इसके शुभंकर थे। और ये जो था ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था, जो कि भारत के द्वारा इसमें टोटल 6 पदक जीते गए थे। और यह जो खेल था ये लंदन में 27 जुलाई से 12 अगस्त तक ये आयोजित किया गया था। तो इतनी सभी चीज़ें जो रिलेटेड हैं। और इसमें जो है हमारे देश के 13 खेलों के लिए टोटल 83 एथलीटों ने भाग लिया था, जिसमें से 60 पुरुष थे और 23 महिलाएं थी। और इन सभी के द्वारा मात्र 6 पदक जीते गए थे। तो ये भी ध्यान में रखें। अब और भी जान लेते हैं कि इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश रहा था, सेकंड में कौन रहा था और थर्ड में कौन रहा था। तो इसमें फर्स्ट में रहा था यूएसए, जो कि टोटल 46 स्वर्ण पदक इसके द्वारा जीता गया था। रजत पदक 28 और कांस्य पदक 29 जीता गया था। और कुल मिला के 103 इसके द्वारा पदक जीते गए थे। और चीन के द्वारा टोटल 90 पदक जीता गया था। और ब्रिटेन के द्वारा टोटल 65 पदक जीता गया था। तो ये बस ये तीनों का नाम याद रखें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन था। हो सकता है इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये टॉप 10 दिए गए हैं, तो वीडियो को एक बार आप पॉज करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि खरवार आंदोलन कब हुआ था। तो ये आंदोलन 1874 में ये आंदोलन हुआ था, जो कि झारखंड में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया था। और ये जो थे इनका मांग ये था कि संथाल राज का मांग इन सभी का था इस आंदोलन में। और ये भागीरथ मांझी जो थे ये आदिवासियों में ये बाबा के नाम से ये जाने जाते थे। तो ये भी ध्यान में रखें, ऐसा प्रश्न बन सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न ये था कि नामीबिया से मंगवाए गए जो चीते थे उनको कौन से पार्क में इंडिया में रखा गया, ये प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न ये था और एक प्रश्न ये भी था कि कितने चीते मंगवाए गए थे। तो टोटल 8 चीते मंगवाए गए थे नामीबिया से। और इस सभी चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में ये रखा गया है। और अभी फ़िलहाल और भी चीते मंगवा के रखे जा चुके हैं। और कुछ चीते यहाँ पर मर भी गए हैं नामीबिया में से जो लाए गए थे चीते। और ये जो कुनो नेशनल पार्क है इसकी स्थापना जो है ये 1981 ईस्वी में की गई थी। और यह जो है श्योपुर और मुनेरा जिलों तक ये फैला हुआ ये नेशनल पार्क है। तो ये भी ध्यान में रखें। और इसे 2009 में इसे इस सेंचुरी में चीतों के पुनर्वास के लिए संभावित क्षेत्र ये घोषित किया गया था। और यहाँ पर 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से नर और मादा टोटल 8 चीते मंगवाए गए थे। और ये प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर वो मंगवाए थे नामीबिया से। तो ये भी ध्यान रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। इंदिरा पॉइंट किस दिशा में सिचुएटेड है, तो ये प्रश्न पूछा गया था। इसमें ऑप्शन दिए गए थे, ए में उत्तर,
बी में दक्षिण, सी में दिया गया था पूर्व और डी में है पश्चिम। तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स दक्षिण दिशा में इंदिरा पॉइंट सिचुएटेड है। ये आपको दिख रहा होगा इंदिरा पॉइंट, जो ये यहाँ पर अंडमान निकोबार की तरफ ये सिचुएटेड है इंदिरा पॉइंट। और जो इंदिरा कोल जो है ये उत्तर की दिशा में सिचुएटेड है, जो कि जम्मू कश्मीर में ये सिचुएटेड है। तो ये भी ध्यान में रखें कि ये दोनों पॉइंट हो सकता है इस बार इंदिरा कोल पूछ ले। पिछला बार तो इंदिरा पॉइंट पूछा गया था, तो इस बार हो सकता है इंदिरा कोल पूछ ले, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। 1999 में क्रिकेट विश्व कप कौन जीता था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस टाइम का जो क्रिकेट विश्व कप था ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये विश्व कप जीता गया था। 1999 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था। अब इस वर्ल्ड कप में आधिकारिक तौर पर इसमें आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 1999 के नाम से इसको जाना जाता था। और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा ये आयोजित किया गया था, जो कि क्रिकेट विश्व कप का ये 7वां संस्करण था जो 1999 में आयोजन किया गया था। और इसमें जो है मुख्य रूप से इंग्लैंड द्वारा ये आयोजित किया गया था, और स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स और नीदरलैंड ने इसका मतलब सह मेजबानी हेल्प किए थे इसके आयोजन में। और इस टूर्नामेंट में जो है ये ऑस्ट्रेलिया जीता था, और जिसे लंदन के लॉर्ड्स के क्रिकेट स्टेडियम में ये खेला गया था। और फाइनल में जो है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर ये विश्व कप जीत लिया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। ये हिंदी से रिलेटेड प्रश्न है जो कि पूछा गया था, अखिलेश का संधि विच्छेद क्या होता है, ये पूछा गया था। तो इसका संधि विच्छेद होगा अखिल प्लस इस, इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है, हितकारी का लिंग परिवर्तन करें। मतलब ये अगर हितकारी पुल्लिंग है तो इसको स्त्रीलिंग बदलना है, और अगर स्त्रीलिंग है तो इसको पुल्लिंग। हालांकि हितकारी जो है ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसको स्त्रीलिंग में क्या होगा इसका? तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा हितकारिणी, इसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि वर्षा का बहुवचन क्या है, ये पूछा गया था। तो वर्षा का बहुवचन वर्षा ही होगा, ये पूछा गया। मतलब वर्षा जो वर्ड है ये खुद एक बहुवचन वर्ड है, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, रोटी का बहुवचन क्या होता है, ये पूछा गया था। तो रोटी का बहुवचन ये रोटियां हो जाएगा। पुरातन का विलोम शब्द क्या है, ये पूछा गया था। तो पुरातन का विलोम शब्द हो जाएगा नूतन। अगला प्रश्न है, डकार जाना मुहावरा का क्या अर्थ होता है, ये पूछा गया था। तो इसका अर्थ होता है हथिया लेना, मतलब किसी चीज़ को अपने अंडर कर लेना, हथिया लेना, ये हो जाता है डकार जाना का ये अर्थ होता है। और ये हिंदी के क्वेश्चन थे, जो कि हिंदी में टोटल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, और बाकी जो सामान्य अध्ययन से 10 प्रश्न, कंप्यूटर ज्ञान से 10 प्रश्न और झारखंड जीके से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सभी जो नया पैटर्न है इसका जेएसएससी का, ये ध्यान में रखें कि जो इस वीडियो को नए नए कैंडिडेट जो देख रहे हैं, जो लोग पहले से नहीं इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं बता दूं, जो पीजीटी और लैब असिस्टेंट का जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए मैं मॉडल सेट करवा रहा हूँ। तो वो देखें, वो आपको काफ़ी मदद पहुंचाएगा इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसमें हम पेपर 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है कि वह कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जो हॉकी खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ये होगा कि ध्यानचंद जो है ये हॉकी खेल से ये पूर्व खिलाड़ी थे, और ये कप्तान भी थे हॉकी के, तो ये भी ध्यान में रखें। और यह जो थे ये भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की गिनती में ये इनकी होती थी, और इनका जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। और वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे, जो कि 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में ये स्वर्ण पदक जीता था, और 1932 में लॉस एंजल्स ओलंपिक में, और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भी इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीते गए थे। और इनका जो जन्म तिथि है, दैट मीन्स डेट ऑफ बर्थ जो है ये 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ था। और ये जो है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इनका जन्म तिथि को मतलब मनाया जाता है, जो 29 अगस्त को ये राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे देश में इन्हीं के जन्म तिथि के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो रिलेटेड हैं। और इसमें ये भी ध्यान रखें कि झारखंड का जो स्वतंत्रता सेनानी जो हॉकी खेल से संबंधित हैं, उनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा, जो कि ये भारतीय आदिवासियों और झारखंड आंदोलन के ये सर्वोच्च नेता भी रह चुके थे। और इनके द्वारा मतलब 1928 में इनकी कप्तानी में ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक ये
जीता गया था, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो जो हिरनी जलप्रपात है हमारे झारखंड राज्य में, ये पश्चिमी सिंहभूम में ये सिचुएटेड है। और ये जो जलप्रपात है ये रामगढ़ नदी पर मतलब बना हुआ ये जलप्रपात है। और ये जो है बंदगांव प्रखंड के मामला गांव में ये स्थित है, ये जलप्रपात हिरनी जलप्रपात जो है। और ये जलप्रपात जो है ये झारखंड, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ तक फैला विशाल वन क्षेत्र सारंडा के जंगल में ये स्थित है। तो ये भी ध्यान में रखें, हो सकता है अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि जो हिरनी जलप्रपात है वो किन जंगलों में ये सिचुएटेड है, तो ये प्रश्न बन सकता है। और भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि सारंडा जंगल का शाब्दिक अर्थ होता है 700 पहाड़ियाँ, जो कि 3 राज्यों झारखंड, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ तक ये फैला हुआ है सारंडा जल। और जो हिरनी जलप्रपात है इसकी ऊंचाई जो है ये समुद्र तल से अगर देखा जाए तो 121 फीट इसकी ऊंचाई है। और मीटर में अगर नाप में मीटर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये 37 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये मीटर मतलब ये ऊंचाई भी ध्यान में रखें, प्रश्न बन सकता है। और भी जलप्रपात जो झारखंड के हैं उसकी ऊंचाई भी ध्यान में रखें, जैसे कि पंचघाघ फॉल, जिसको बूढ़ा घाघ जलप्रपात या फिर लौध फॉल बोला जाता है, इसकी ऊंचाई 143 मीटर है। और हुंडरू फॉल है जिसकी ऊंचाई 98 मीटर है। और दसम फॉल जिसकी ऊंचाई 44 मीटर है। जोन्हा गौतम धारा जो फॉल है इसकी ऊंचाई 17 मीटर है। और पेरवा घाघ फॉल जो है ये 10 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इन सभी का भी हाइट ये ध्यान में रखें। अब अगला प्रश्न देखते हैं, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 1% की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान कितना है, ये पूछा गया है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा ये 14वें स्थान पर हमारा झारखंड राज्य है। और ये वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये डाटा पूछा गया था। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि कलरलेस प्लास्टिड किसको बोलते हैं, वो पूछा गया। तो ये ल्यूकोप्लास्ट को बोला जाता है कलरलेस प्लास्टिड। अब जो ये वन रिपोर्ट 2021 है इससे रिलेटेड और भी प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको पूरे डिटेल में जान लेते हैं इस वीडियो में। तो ये जान लेते हैं जो वन जो है जो 2021 का जो रिपोर्ट ये प्रस्तुत किया गया था, जिसको मतलब इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बोला जाता है, इसमें ये बताया गया था कि जो टोटल फॉरेस्ट कवर है और ट्री कवर हमारे देश में है ये पूरे जियोग्राफिकल एरिया का 26.62% है हमारे देश में। तो ये ध्यान में रखें कि कितना प्रतिशत टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है हमारे देश में, तो ये 24.62% है। तो ये ध्यान में रखें। और भी जैसे कि फॉरेस्ट कवर जो हो गया ये 21.71% है। और ट्री कवर जो है ये 2.91% है। तो ये भी ध्यान में रखें। इसमें और भी चेंजेस आए थे, जैसे कि 2019 के डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो जो फॉरेस्ट कवर जो विथ इन रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है इसमें चेंजेस आया था कि इसमें भी फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है। और ये कितना इंक्रीज पाया गया है, ये 31 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज इसमें पाया गया था। और जो फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिजर्व फॉरेस्ट एरिया जो है इसमें भी इंक्रीज पाया गया, जो कि 1509 स्क्वायर किलोमीटर का इसमें इंक्रीज पाया गया है। इसमें स्टेट वाइज अगर देखा जाए मतलब एरिया वाइज किसमें मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, उसके बाद कौन सा राज्य का स्थान है वो तो इसमें देखते हैं। तो ये है मध्य प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा जंगल पाए गए हैं। और दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है, चौथे स्थान पे उड़ीसा और 5वें स्थान पे ये महाराष्ट्र है। तो ये सीक्वेंस बस याद रखें, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। और अगर परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है, जो कि 84.53% इसमें जंगल है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड में ये टॉप 5 स्टेट हैं जहाँ पर परसेंटेज वाइज जो हाईएस्ट जंगल हैं। तो ये सीक्वेंस वाइज पूछ लिया जाएगा, तो ये ध्यान में रखें। अब और भी जो है जैसे कि टॉप 5 स्टेट जिसमें इंक्रीज पाया गया है फॉरेस्ट कवर में, तो ये कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पर जंगल बढ़े हैं। तो ये हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका और झारखंड जो राज्य हैं, इन सभी में जंगलों का जो एरिया है वो बढ़ा है। और वैसे राज्य जहाँ पर जंगल घटे हैं तो ये है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। इन सभी राज्यों में जंगल का जो है ये घटा है। और कितना कितना घटा है, अरुणाचल प्रदेश में 257 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल घटा है, मणिपुर में 249 स्क्वायर किलोमीटर और नागालैंड में 235 स्क्वायर किलोमीटर, मिजोरम में 186 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये डाटा याद रखना ज़रूरी नहीं है, हालांकि बस ये सीक्वेंस याद रखें कि कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा घटा है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में
सबसे ज़्यादा जंगल जो है ये कम हुआ है। तो ये बस ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये सबसे पहला जो पुरस्कार है ये शंकर कुरूप जी को दिया गया था। और ये जो पुरस्कार है ये भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा ये साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो ये भी ध्यान में रखें। और ये जो पुरस्कार है मतलब हमारे देश का जो नागरिक कोई भी हो वो 8वीं अनुसूची जो हमारे संविधान है, संविधान में 8वीं अनुसूची जो है उसमें बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में अगर वो कुछ लिखता है और वो अच्छा पाया जाता है तो वो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इस पुरस्कार में 11 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक वाग्देवी की कांस्य की प्रतिमा इसमें दी जाती है। तो ये भी ध्यान में रखें। और ये जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 1965 में मलयालम लेखक जो थे जिनका नाम था जी शंकर कुरूप, इनको दिया गया था। तो यही है जी शंकर कुरूप जिसको सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और ये कब दिया गया था, ये 1965 में इनको दिया गया था। तो ये ध्यान में रखें। और उस टाइम की जो धनराशि थी ये लाख रुपये की थी। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि संविधान कब लागू हुआ था, ये पूछा गया है। तो जो हमारा संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। अब इनसे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। जैसे कि भारत का संविधान जो है ये 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन, मतलब ये लागू किया गया था। और इस संविधान को बनने में टोटल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था इस संविधान को बनने में, जो कि 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। और जो संविधान के जनक किनको माना जाता है हमारे देश में, ये BR अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक ये कहलाते हैं। और ये जो संविधान जो तैयार हुआ था इसके सूल लेखक कौन थे, इसके सूल लेखक मतलब फिर से नया फेर में लिखने वाले जो लेखक थे ये प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा जी इनके सुलेखक है। तो ये भी ध्यान में रखें। और इन्हीं का नाम जो है ये हमारे संविधान के शायद प्रत्येक पेज में इनका नाम मेंशन किया हुआ है। तो ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि हमारे संविधान में कि प्रत्येक पेज में किसका नाम मेंशन किया हुआ है, तो ये प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा जी का नाम मेंशन किया हुआ है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। आंसू का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आंसू। आँख का बहुवचन आँखें होता है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल होता है। और ये सभी हिंदी के प्रश्न हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका संधि विच्छेद होता है ब्रह्मा प्लस ऋषि। और उल्लू किसका तत्सम शब्द है, तो ये उल्लू का तत्सम शब्द है। दाएं साइड से डिलीट करने के लिए कौन से की का यूज किया जाता है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, जो कि इसमें बैक स्पेस का यूज किया जाता है। अगर दाएं साइड से किसी चीज़ को डिलीट करना हो तो बैक स्पेस अगर दबाओगे तो वो आपका डिलीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका सूर्य प्लस उदय इसका संधि विच्छेद होगा। तो ये सभी जो हिंदी के प्रश्न हैं और ये कंप्यूटर रिलेटेड प्रश्न हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है नामीबिया से मंगवाए गए चीतों को कौन से पार्क में रखा। हालांकि ये मैंने डिस्कस कर दिया हूँ कि ये कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया था और इसमें टोटल 8 चीते मंगवाए गए थे और भी बाद में ढेर सारे चीते मंगवाए गए हैं, तो ये ध्यान में रखें। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कुनो नेशनल पार्क की स्थापना 1981 में की गई थी और ये सभी ये फिर से शायद स्लाइड ये ऐड हो चुका है, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। गंगईकोंडचोलपुरम से प्रश्न पूछा गया था, तो ये एग्जैक्ट प्रश्न नहीं पता चला था, तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो गंगईकोंडचोलपुरम जो है ये तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली ज़िले में स्थित एक स्थान है और यह जो है जयमकोंड सोलापुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये सिचुएटेड है। और ये जो है प्रथम राजेंद्र चोल ने इसको बसाया था, जिसका नाम है गंगईकोंडचोलपुरम, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि राज तरंगिनी बुक के लेखक कौन है, ये पूछा गया था। तो इसके लेखक हैं कल्हन के द्वारा ये बुक लिखा गया है जिसका नाम है राज तरंगिनी। और ये जो है कल्हन जो है ये संस्कृत ग्रंथ जो था ये राज तरंगिनी जो था। और इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है ये राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ ये है कि राजाओं का इतिहास
या समय प्रवाह इसका भावार्थ होता है। राजतरंगिणी का भावार्थ, और ये कविता के रूप में ये लिखा गया है और इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित किया गया जो कि भारत काल से आरंभ होता है। और राजतरंगिणी का जो इतिहास है ये सप्त ऋषि संवत के माध्यम से लिखा गया है। इसका रचना जो है ये काल मतलब रचना काल जो है मतलब कब ये लिखा गया है, ये 1147 से लेके 1149 तक ये बताया जाता है कि उस टाइम राजतरंगिणी को लिखा गया था कलन जी के द्वारा। और इस पुस्तक के अनुसार ये बताया गया है कि कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था, जो कि ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मारीची के पुत्र के नाम पे ये मतलब ये नाम रखा गया था, जो कश्मीर का नाम था कश्यपमेरु। सॉरी, ये प्रोनाउंसिएशन कुछ अजीब है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। 2022 में झारखंड में सर्वोच्च शिक्षक सम्मान किसे मिला है, ये पूछा गया था। तो ये जो सर्वोच्च शिक्षक सम्मान जो है ये शिप्रा मिश्रा जी को दिया गया था 2022 का झारखंड में सर्वोच्च शिक्षक सम्मान। और ये जो है नेशनल टीचर अवार्ड जो कि जमशेदपुर की ये शिक्षिका थी जिनका नाम था शिप्रा मिश्रा। और ये जो है ये जमशेदपुर टाटा वर्कर्स यूनियन +2 उच्च विद्यालय की ये विज्ञान की ये शिक्षिका थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। और शिक्षकों के लिए राष्ट्र पुरस्कार की शुरुआत जो है ये 1958 में ये किया गया था, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं MS एक्सेल कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए। इसमें MS एक्सेल जो होता है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें क्या था कि MS एक्सेल में जो है रो को क्या कहते हैं ये पूछा गया था। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको रो बोला जाता है MS एक्सेल में, और जो वर्टिकल लाइन जो होता है, जो इस तरह की लाइन जो होती है उसको कॉलम बोला जाता है MS एक्सेल में। तो ये भी ध्यान में रखें। और इस वर्टिकल लाइन को ABCD से ये प्रस्तुत किया जाता है और हॉरिजॉन्टल लाइन को 1 2 3 4 5 से ये दिखाया जाता है, तो ये ध्यान में रखें। और इसमें जो होती है जो इसमें टोटल जो होती है ये कुछ इतना रो होती है, और कॉलम जो होता है ये 16,384 कॉलम इसमें होते हैं। तो ये ध्यान में रखें, ये काउंट करने की ये कितना लिखा हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख मतलब 10,48,576 टोटल रो होते हैं MS एक्सेल में। और ये 2019 का वर्जन का ये बात हो रहा है, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि नमक और अमोनियम क्लोराइड को कैसे अलग किया जाता है, ये पूछा गया था। तो इसको जो ऊर्ध्वपातन विधि जो होता है उसके थ्रू इसको अलग किया जाता है। जो नमक और अमोनियम क्लोराइड जो एक दूसरे से अगर मिश्रण हो तो उसको अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न ये है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये पूछा गया था। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको लिखा जाए तो Ne3s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है ये 11 होता है। और ये 2 के ये तो मतलब फर्स्ट कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद सेकेंड कक्षा में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट ऑर्बिट बचा इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, हवा के मुख्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से, ये पूछा गया था। तो इसमें जो है पवन, मारुत, वायु, समीर और मारुत इसके पर्यायवाची शब्द हैं हवा के। अगला प्रश्न यह पूछा गया था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था, ये पूछा गया था। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था ये 2012 से लेकर 2017 तक ये चलाया गया था, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था। और इसमें जो है सालाना 10% की आर्थिक विकास दर हासिल करने का ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो ये भी ध्यान में रखें। अब और भी जान लेते हैं 5 ईयर प्लान जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं, ताकि हो सकता है आने वाले एग्जाम में इन सभी से प्रश्न पूछा जाए। तो इसको बॉम्बे प्लान के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी। और ये जो है पहली बार जोसेफ अस्टिन जो था ये इसके द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया गया था सोवियत यूनियन में, जो कि 1928 में इनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। उस टाइम सोवियत यूनियन को मतलब अभी के प्रेजेंट डे में अगर देखा जाए तो इसको रसिया बोला जाता है, और उस टाइम सोवियत यूनियन बोला जाता था।
रसिया को। तो उसी के द्वारा, और ये जो हम लोग अपने देश में लाए थे, तो ये रसिया को देख कर ही ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पंचवर्षीय योजना जो है ये हमारे देश में लाया गया था। और ये द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय ए थिंक टैंक कॉल्ड नीति आयोग इन 2015, मतलब 2015 में नीति आयोग को लाया गया और पंचवर्षीय योजना को हटा दिया गया, और ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये किया गया है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब और भी जान लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है ये 1951 से 1956 तक ये लाया गया था। और ये इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा ये प्रेजेंट किया गया था इंडिया के पार्लियामेंट में कि ये ऐसा पंचवर्षीय योजना हम लोग ला रहे हैं और हमारे देश में इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि हम लोग के देश का विकास हो, और इसी के लिए ये लाया गया था। और ये जो पहला पंचवर्षीय योजना जो था ये हेराल्ड डॉमर मॉडल पर ये आधारित था। तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना ये किस मॉडल पे आधारित है, तो ये हेराल्ड डॉमर मॉडल पे ये आधारित है। हालांकि हिंदी में हेराल्ड डॉमर ये वगैरह वगैरह स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर होता है, तो वो ध्यान में रखें। और इसमें जो है बाय द एंड ऑफ 1956 फर्स्ट 5 इंडियन इंस्टीट्यूट, जैसे कि टेक्नोलॉजी जो आईआईटी जो हैं उन सभी को स्टेबलाइज किया गया था, और टोटल 5 आईआईटी को स्थापित किया गया था 1956 तक। और यही जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसी के तहत ये स्थापित किया गया था। और इसमें जो टारगेट ग्रोथ रखा गया था ये 2.1% का ये रखा गया था, लेकिन जो अचीव हुआ था ये 3.6% का अचीव पाया गया था। मतलब जितना टारगेट रखा गया था उससे ज़्यादा इसमें प्राप्त किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें, मतलब ये फ़ायदे में रहा था जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो लाया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला 5 ईयर प्लान, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था ये 1956 से लेके 1961 तक चला था। और ये जो प्लान था ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित था। तो ये भी ध्यान रखें, ये पूछा जाता है कि सेकेंड 5 ईयर जो प्लान था वो किस मॉडल पे आधारित था, तो ये महालनोबिस मॉडल पे ये आधारित था। और इसमें जो टारगेट रखा गया था ग्रोथ का ये 4.5% रखा गया था, लेकिन इसमें टारगेट अचीव जो हुआ था, मतलब प्राप्त किया गया था, ये 4.27% ये प्राप्त हुआ था, मतलब थोड़ा सा कम प्राप्त हुआ था इसमें। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट क्या है थर्ड 5 ईयर प्लान, जो कि 1961 से लेकर 1966 तक चला था। इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था पंचायत इलेक्शंस को इसमें लाया गया था, जो कि ग्रास रूट लेवल तक ये डेमोक्रेसी को फैलाया जाए इस पंचायत के थ्रू। और इसमें जो टारगेट रखा गया था इसमें 5.6% का रखा गया था, लेकिन अचीव हुआ था 2.4% ही इसमें अचीव हुआ था, मतलब इसमें हानि हुआ था ऐसा इसमें बताया गया है। अब नेक्स्ट क्या है फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है ये, जो कि 1969 से लेकर 1974 तक ये चला था। और ये जो था किस पर बेस्ड था, ये गडगिल फार्मूला पर ये बेस्ड था, जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था। और इसमें जो है जितने भी गवर्नमेंट जो बैंक थे, मतलब जो प्राइवेट बैंक थे, उन सभी को नेशनलाइज किया गया था, मतलब सरकारी बैंक बना दिया गया था। और ये 14 मेजर इंडियन बैंक्स को ये बना दिया गया था। और उसी टाइम जो है फोर्थ 5 ईयर प्लान के तहत ये ग्रीन रिवोल्यूशन हमारे देश में ये लाया गया था, ताकि एग्रीकल्चर को ये बढ़ावा दिया जा सके, और उसमें काफ़ी बढ़ावा भी हुआ था। और इसमें जो है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम ये लाया गया था, मतलब सूखा जो क्षेत्र थे उन सभी को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था। और इसमें जो टारगेट रखा गया था ये 5.6% का रखा गया था, लेकिन इसमें भी थोड़ा गिरावट पाया गया और 3.3% ही इसमें अचीव किया गया। तो ये भी ध्यान में रखें। तो ये था दोस्तों 5 ईयर प्लान से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन सभी को डिस्कस कर दिए हैं। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है, ये पूछा गया प्रश्न था, जो कि काफ़ी मतलब इजी प्रश्न इसको बोल सकते हैं। और इसका जो राजकीय पक्षी जो है ये कोयल है, जो हमारे राज्य का जो राजकीय पक्षी जो स्टेट बर्ड जिसको बोलते हैं ये कोयल है। और इसको कक्कू या फिर इसका साइंटिफिक नाम जो है ये यूडीनेमस अस्कोलोपैकियस इसका साइंटिफिक नाम है, ये भी ध्यान में रखें। हो सकता है ये भी पूछा जाएगा कि मान लीजिए कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या है।
ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। और भी इससे रिलेटेड जान लेते हैं, जैसे कि झारखंड का राजकीय पशु हाथी है, झारखंड का राजकीय फूल जो है ये पलाश का फूल है, और झारखंड का राजकीय वृक्ष जो है ये साल है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, तमाड़ विद्रोह कब हुआ था, ये पूछा गया प्रश्न था। तो ये जो विद्रोह जो हुआ था ये 1782 में छोटा नागपुर की उरांव जनजाति के द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ ये विद्रोह किया गया था, जो कि 1782 में स्टार्ट हुआ था और 1794 तक ये विद्रोह चला था। तो इतने लंबे टाइम तक ये तमाड़ विद्रोह ये चला था, और इसमें जो है ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व पे ये विद्रोह को प्रारंभ किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। हो सकता है अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो तमाड़ विद्रोह है ये किसके नेतृत्व में ये विद्रोह को स्टार्ट किया गया था। तो ये ठाकुर भोलानाथ सिंह जी के द्वारा ये नेतृत्व किया जा रहा था इस विद्रोह में। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है कि जमशेदपुर में कौन सा स्टेडियम सिचुएटेड है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें जो स्टेडियम्स जो हैं, एक किनन स्टेडियम सिचुएटेड है जमशेदपुर में, उसके बाद JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है ये भी सिचुएटेड है, और मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जो है ये भी जमशेदपुर में ये सिचुएटेड है। तो इनमें से जो भी करेक्ट आंसर होगा, मान लीजिए जो होगा वो आप जो एग्ज़ाम बैठे होंगे उनको पता होगा कि क्या ऑप्शन में था। अब नेक्स्ट जानते हैं और भी जो स्टेडियम है हमारे झारखंड में जो विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, उन सभी को देख लेते हैं। जैसे कि मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है ये रांची में है, और JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ये भी रांची में सिचुएटेड है, बिरसा स्टेडियम ये भी रांची में है, मेकन स्टेडियम रांची, जयपाल सिंह स्टेडियम और एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम ये सभी रांची में सिचुएटेड जो स्टेडियम है। तो इन सभी का नाम याद में रखें, इससे एक प्रश्न तो बन ही सकता है और बनेगा ही, तो देख लेंगे। अब नेक्स्ट है जो शताब्दी स्टेडियम, ये भी रांची में सिचुएटेड है। और जमशेदपुर में जो स्टेडियम है जैसे कि JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, किनन स्टेडियम, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, ये सभी जमशेदपुर के स्टेडियम है। अगला स्टेडियम है एल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो कि गुमला में सिचुएटेड है, तो ये भी ध्यान में रखें। और भी है जैसे कि डिगवाड़ी स्टेडियम ये धनबाद में है, इंडोर स्टेडियम ये दुमका में सिचुएटेड है, हजारीबाग स्टेडियम हजारीबाग में है, और मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम ये बोकारो में सिचुएटेड है। तो इन सभी स्टेडियम और इसके स्थान जहाँ पर ये हैं वो ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, बिंबिसार राजवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसको हर्यक वंश के नाम से भी जाना जाता है, जो बिंबिसार राजवाड़ा है इसको। अगला प्रश्न क्या है, JSMDC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है JSMDC का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न ये है, बाणगंगा म्यूजिकल फेस्टिवल जो है ये कौन से राज्य में ये मनाया जाता है, ये पूछा गया था। और इसमें ऑप्शन दिए गए थे, पहला पश्चिम बंगाल, सेकेंड उड़ीसा, थर्ड महाराष्ट्र, फोर्थ में झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर महाराष्ट्र था। ये जो बाणगंगा म्यूजिकल फेस्टिवल है ये महाराष्ट्र में आयोजित करवाया जाता है, मतलब वहाँ पर मनाया जाता है इस फेस्टिवल को। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न ये है, दिगंबर का संधि विच्छेद करें, ये पूछा गया था। तो दिग प्लस अंबर इसका संधि विच्छेद होता है। अगला प्रश्न ये है, मैथन डैम कहाँ पर सिचुएटेड है, ये भी पूछा गया था। तो ये जो डैम है ये धनबाद में सिचुएटेड है, जो कि बराकर नदी के तट पर ये डैम सिचुएटेड है, तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न ये है, झारखंड की स्थापना दिवस कब है, ये पूछा गया था, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड को मतलब स्थापित किया गया था, और ये बिहार राज्य से इसको अलग करके ये बनाया गया राज्य है, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि पाकिस्तान से आने वाले प्रवासी के लिए कौन से अनुच्छेद ये बना हुआ है, ये पूछा गया है। तो इसमें जो अनुच्छेद जो 6 है हमारे संविधान में, उसमें मेंशन किया हुआ है कि पाकिस्तान से जो भारत आ रहे हैं उन व्यक्तियों के लिए नागरिकता का अधिकार इसमें मेंशन किया। अब जो सिटीजनशिप जो है हमारे संविधान में जो मेंशन किया हुआ है उन सभी को भी जान लेते हैं। तो हमारे संविधान में जो सिटीजनशिप दैट मीन्स जो नागरिकता के बारे में मेंशन किया हुआ है ये पार्ट 2 दैट मीन्स भाग 2 में मेंशन किया हुआ है, और आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक ये मेंशन किया हुआ है। तो ये भी ध्यान में रखें कि जो नागरिकता का अधिकार जो है हमारे संविधान में वो किस भाग में मेंशन किया हुआ है, ये भाग 2 में मेंशन किया हुआ है। और इसमें जो आर्टिकल रिलेटेड हैं ये आर्टिकल 5 से लेके 11 तक टोटल
आर्टिकल हैं जो कि सिटीजनशिप पे ऊपर बेस्ड है। अब ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन आर्टिकल में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 5 में जो है इसमें मेंशन किया हुआ है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला जाता है कि सिटीजनशिप कैसे दिया जाना है तो उसके बारे में मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 5 में। अगला है आर्टिकल नंबर 6 जो कि इसमें मेंशन किया हुआ है सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आ गए हैं उन सभी के लिए ये मेंशन किया हुआ है आर्टिकल नंबर 6 में कि उन सभी को कैसे सिटीजनशिप मतलब नागरिकता का अधिकार उन सभी को दिया जाए और उन सभी के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये आर्टिकल नंबर 6 में मेंशन किया हुआ है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 7 में मेंशन किया हुआ है सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। मतलब जो भी लोग पाकिस्तान चले गए और फिर चाहते हैं कि वहाँ से इंडिया आए उन सभी के लिए ये आर्टिकल नंबर 7 में मेंशन किया हुआ है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 8, इसमें मेंशन किया हुआ है सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है जो इंडिया का है और वो इंडिया से बाहर कोई देश में रह रहा है, जैसे कि शिक्षा को लेकर या फिर जॉब को लेकर वो विदेश में रह रहा है, तो उन सभी के लिए भी क्या प्रावधान होनी चाहिए इंडिया के सिटीजनशिप से रिलेटेड, तो ये आर्टिकल नंबर 8 में मेंशन किया हुआ है, तो ये भी ध्यान में रखें। अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 9, इसमें क्या मेंशन किया हुआ है पीपल वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन कंट्री विल नॉट बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति जो है अगर विदेश का जो सिटीजनशिप वो एक्वायर कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो इसमें हमारे संविधान में मेंशन किया हुआ है कि उसका जो भारत का नागरिकता है वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये मेंशन किया हुआ आर्टिकल नंबर 9 में, तो ये भी ध्यान में रखें। अब अगला आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नंबर 10 में क्या मेंशन किया हुआ है एनी पर्सन हु इज कंसिडर्ड ए सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट shall continue to be citizen and will also be subject to any law made by the parliament। अगर कोई भी हमारे देश का सिटीजन है वो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 10 में कि अगर कोई भी नियम बनता है पार्लियामेंट के द्वारा तो वो उस पे मतलब बाध्य होता है, उस नियम को वो मानेगा जो भी सिटीजन है इंडिया में। तो ये मेंशन किया हुआ आर्टिकल नंबर 10 में। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 11, इसमें मेंशन क्या किया हुआ है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। मतलब पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकता है, मतलब संशोधन कर सकता है कि सिटीजन किसको देना है किसको नहीं देना है। जैसे कि अभी हाल ही में फ़िलहाल में जो हमारे पड़ोसी देश के जो मुस्लिम देश हैं उन सभी में जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं जैसे कि सिख ईसाई, उन सभी को इंडिया लाने के लिए एक कानून में संशोधन किया गया था जो ये सिटीजनशिप वाले कानून में, तो ये इसी के तहत किया गया था आर्टिकल नंबर 11 के तहत। तो ये भी ध्यान में रखें और ये पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि संविधान में जो सिटीजनशिप का जो बारे में मेंशन किया हुआ है उसमें संशोधन करने का ये हक इसमें देता है। तो ये था दोस्तों सिटीजनशिप दैट मीन्स नागरिकता का पूरा आर्टिकल्स जो मैंने डिस्कस कर दिया हूँ। हालांकि इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो यहीं से बनेंगे आर्टिकल नंबर 5 से लेके आर्टिकल नंबर 11 तक। तो इसे ध्यान से देखें, एक दो बार देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि गीत सेठी जो है ये कौन से खेल से संबंधित है, ये पूछा गया प्रश्न था। तो ये जो गीत सेठी जो है ये बिलियर्ड्स और स्नूकर खेल से ये रिलेटेड है जो गीत सेठी है, और इनका पूरा नाम जो है ये गीत श्रीराम सेठी इसका पूरा नाम है और इसका उपनाम गीत सेठी है। तो ये भी ध्यान में रखें। और इनको जो है 1979 में बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों खेलों में के जूनियर टाइटल का इनके द्वारा खिताब जीता गया था, और इन्हीं को 1985 में अर्जुन पुरस्कार और 1986 में पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको नवाजा जा चुका है। तो ये सभी प्रश्न जो थे जो पिछले एग्ज़ाम जो लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में उसमें प्रश्न पूछे गए थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और जो आने वाला एग्ज़ाम है वो इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखें और उसी के अनुसार आप तैयारी करें। और जो लोग मॉडल सेट नहीं देख रहे हैं उन सभी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर उसको देखें और एग्ज़ाम देने जाएं। और इनका जो PDF है ये टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके
एक दो बार एटलीस्ट रीड करके एग्ज़ाम देने जाएं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके दोस्त भी अगर कर रहे हैं तो उन सभी के बीच इस वीडियो को शेयर करें। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।